Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 21 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई 2024 की आंसर की जारी की है। सीएसई 2025 के प्रीलिम एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले 25 मई को प्री का एग्जाम हुआ और सीएसई 2024 के फाइनल रिजल्ट के ठीक 1 महीने 5 दिन बाद 16 जून 2024 को सीएसई 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था। अब सवाल है, आखिर इस वक्त पिछले साल के प्री के आंसर की का औचित्य क्या है? अब भला जिसे आंसर की से आपत्ति भी होगी वो भला कहां इस आपत्ति को दर्ज कराएगा, क्योंकि जब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट ही आ चुका है तो आपत्ति से भला फर्क क्या पड़ता है। अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि आंसर की में कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हैं, साथ ही कुछ सवाल वेग यानी अस्पष्ट तरीके से पूछे गए थे। सवाल उन क्वेश्चंस को लेकर भी उठ रहे हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया है। इस वीडियो में इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो एग्जाम जिसको पास करने के बाद एस्पिरेंट्स डीएम, एसपी और एम्बेसडर बनते हैं। तमाम विभागों के आला अधिकारियों की नियुक्ति भी इसी एग्जाम के जरिए होती है। एग्जाम अब सवालों के घेरे में। एक एक कर सवाल पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन सवालों की जिन्हें यूपीएससी ने ड्रॉप किया है। हमने इस पर विस्तार से बात की एक्सपर्ट से। यूपीएससी के पास पूरा 1 साल होता है 100 क्वेश्चन बनाने का, और वो पूरे साल में अगर आप 100 क्वेश्चन ठीक से नहीं बना पा रहे, और मानिए कि आप संवैधानिक संस्था हैं एक, तो 100 क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे तो फिर कौन बना पाएगा। दूसरी बात, आपने 3 क्वेश्चंस को हटा दिया वहां से। अब आप ये समझिए कि आप ये बोल रहे हैं कि वो 3 क्वेश्चंस हटे हैं तो वो सभी के लिए हटे हैं, लेकिन उसमें फर्क है। मान लीजिए जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, हो सकता है कि वो उसे गलत अटेम्प्ट करते, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो सकता है वो उसे सही अटेम्प्ट करते। अगर आप उन 3 क्वेश्चंस के मार्क्स जोड़ेंगे, साथ में जो एसोसिएटेड नेगेटिव मार्किंग हुई है गलत क्वेश्चंस की वजह से, जो माना जा रहा है कि आंसर की में क्वेश्चंस गलत हैं, तो लगभग 6 से 8 नंबर का फर्क एक स्टूडेंट के मार्क्स में पड़ता है। और यूपीएससी वो एग्जाम है जहां पे 0.2 मार्क्स की वजह से भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन छूट जाता है। तो इसकी जवाबदेही कहां पे है? मुदित बता रहे हैं कि 3 सवालों के मार्क्स जोड़ेंगे तो लगभग 6 से 8 नंबर का फर्क पड़ता है। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां 0.2 मार्क्स की वजह से भी सिलेक्शन रुक जाता है। इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? वो आगे कहते हैं, यूपीएससी छात्रों के साथ कोई वार्ता नहीं करता, वो सीधा साल के अंत में आंसर की देता है। यूपीएससी छात्रों के साथ कोई वार्तालाप नहीं करता। वो क्या करेगा, साल के एंड में एक आंसर की रिलीज कर देगा बस। पहला मुद्दा तो उसमें यह है कि आपको 100 क्वेश्चन की आंसर की रिलीज करने में 1 साल क्यों लग रहा है। बाकी परीक्षाएं हैं वो एग्जाम के 1 हफ्ते के अंदर ही आंसर की रिलीज कर देती हैं, छात्रों के हित में, कि उन्हें पता रहे कि अगले साल अगर तैयारी करनी है तो किस पैटर्न पे करनी है और क्या प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए करनी है। आपको 1 साल लग रहा है, उसमें भी आप सिर्फ 1 वर्ड में आंसर दे दे रहे हैं, ए, बी, सी और डी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो कौन देगा? छात्र तो एजम्पशन लगाता रहेगा अपने आप, और अगले साल फिर वो वही गलती कर देगा। अब बात करते हैं उन सवालों की जिनके जवाबों में फैक्चुअल गलती है। जिस सवाल पर सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सवाल है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? पहला, केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा कोई भी नहीं। आंसर की में इसका जवाब सी बताया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स के बीच इस पर अलग अलग राय हैं। हमारी बात हुई यूपीएससी एजुकेटर कुमार सर्वेश से। उनका कहना है कि बी ऑप्शन सही है। मुदित गुप्ता एक दूसरे यूपीएससी एजुकेटर हैं, उन्होंने इस पर विस्तार से समझाते हुए क्या बताया वो भी सुनिए। हम अपने संविधान का अनुच्छेद नंबर 112 आर्टिकल 112 पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो संसद भवन के दोनों घरों में, लोकसभा और राज्यसभा में, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो दोनों घरों के आगे पेश करते हैं। अगर हम इसे आर्टिकल 53 के साथ मिला के पढ़ें, आर्टिकल 53 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जितना भी काम कर रहे हैं वो या तो खुद करेंगे या अपने सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करवाएंगे, कि जो उनके निचले स्तर के अधिकारी हैं। ऐसे में माना यह जाता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, उनके माध्यम से लोकसभा राज्यसभा में जो आपका वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसको दोनों घरों के आगे पेश करवाते हैं। लोकसभा के रूल्स में भी यही लिखा हुआ है
कि जितने भी बजट डॉक्यूमेंट्स पेश होंगे वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पेश होंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर की तो कहीं बात नहीं आई। यूपीएससी क्वेश्चन नंबर 85 जो सेट ए के हिसाब से क्वेश्चन 85 है, उसमें यूपीएससी कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे करेंगे। ना तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ, लेकिन यूपीएससी ने कहा नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे हो रहा है। ना तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई जजमेंट आई, ना किसी रूल्स में ऐसा लिखा, ना संविधान में ऐसा लिखा। छात्र के पास जो तैयारी कर रहा है, ये 3 सोर्स होते हैं उसके पास। वो या तो किताब पढ़ लेगा, संविधान पढ़ लेगा, या करंट अफेयर्स अखबार में अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ रही है वो पढ़ लेगा। अब आप ये बताइए, एग्जाम हॉल में गर्मी का माहौल है, ऑलरेडी उसके ऊपर इतना प्रेशर है, वो कहां से एजम्पशन लगाएगा कि नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर भी इसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे में कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं है और आप संविधान के खिलाफ जाके कुछ आंसर दे रहे हो, वो कहां से सही है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी की स्थापना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के जरिए की गई थी। 2002 में एनईसी एक्ट में संशोधन के बाद काउंसिल में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 3 सदस्य, और चौथा ऑप्शन है भारत के गृह मंत्री। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और 4, चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। आंसर की में इसका जवाब ए बताया गया, वहीं कुछ छात्रों ने दावा किया कि इसका जवाब डी है। जो यूपीएससी एजुकेटर हैं मुदित, वो कहते हैं यूपीएससी का जवाब पूरी तरह से गलत नहीं है, ये इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चन है। मैं इसको कहूंगा कि ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये 100% गलत शायद नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की वेबसाइट खोल के पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो होम मिनिस्टर होंगे ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, कि क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, इस कारण से वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। अब यूपीएससी यहां पे ये बोल सकता है कि हमने तो मेंबर्स की बात करी है, इन कमीशंस में चेयरपर्सन और मेंबर को अलग अलग वर्ड से जो है एड्रेस किया जाता है कि चेयरपर्सन अलग हो गए, मेंबर्स अलग हो गए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि शायद इस क्वेश्चन में यूपीएससी की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्ड मेंबर यूज करा हुआ है। तो हम जो है होम मिनिस्टर को चेयरपर्सन मान के ही आंसर 1, 2 और 3 करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी आपत्ति की। आरोप लगा कि यूपीएससी ने कुछ वेग सवाल पूछे हैं। छात्रों का कहना है कि ये सवाल स्पष्ट और इसके जवाब के लिए कोई पैरामीटर तय नहीं है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसका जवाब में मुदित गुप्ता बताते हैं कि ये स्टेटमेंट वेग है, कि उनमें जो स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा वेग स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी वो कह रहे हैं वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश में आया। अब इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन तो नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट देखोगे वो कहेगा वर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, आप आईएमएफ की वेबसाइट देखोगे वो कहेगा वर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, आप इकोनॉमिस्ट टाइप की मैगजीन पढ़ोगे वो कहेगा नहीं वर्स्ट इधर आ रहा है। तो वर्स्ट का मतलब क्या है, आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि उसकी जीडीपी इतनी गिर गई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम हो गया, उनकी जो आउटपुट है इकोनॉमी का वो ज्यादा नहीं हो रहा, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए। तो आप एक पैरामीटर स्पेसिफाई कर दो। ये बिल्कुल वही बात है कि आप बाजार गए, आपने बोला मेरे को ये जीन्स सबसे बेस्ट लग रही है, आपके फ्रेंड ने बोला मेरे को ये शर्ट सबसे बेस्ट लग रही है, उसका पैरामीटर क्या है? कलर है, कपड़े की क्वालिटी है, रेट है, क्या क्या बेस्ट लग रहा है आपको? तो वो कह रहे हैं वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। किस पैमाने पे आप बोल रहे हैं वो बताइए। वहीं यूपीएससी एजुकेटर कुमार सर्वेश बताते हैं कि सवालों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए, सवाल ऑथेंटिक सोर्स से ही लिए जाएं, प्राइमरी सोर्स को क्वेश्चन का आधार बनाया जाना चाहिए। यूपीएससी जो प्रिकॉशन बरत सकती है, प्रिकॉशन यह बरत सकती कि जो भी क्वेश्चन के सेटर हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस इशू किए जाते, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली उनको ये इंस्ट्रक्ट किया जाए जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, क्वेश्चंस ऑथेंटिक सोर्स से ही पिक किए जाए। प्राइमरी सोर्स को क्वेश्चन का आधार बनाया जाए। अगर प्राइमरी सोर्स और ऑथेंटिक सोर्स को क्वेश्चन का हम आधार बनाते हैं, क्योंकि अभी एक समस्या क्या आ रही है, मल्टीपल सोर्स क्रिएट हो चुके, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है।
और ऐसी स्थिति में कई बार ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता कि किस सोर्स को हम सही माने, किस सोर्स को हम गलत। अब सवाल था कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि पहले ही काफ़ी चीज़ें लेट हो चुकी हैं, जो आंसर की आई है वो भी काफ़ी लेट हो चुकी है, एग्जाम का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। इस पर एक्सपर्ट क्या बताते हैं वो भी सुनिए। दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये कि जो आपने इतनी सारी गलतियां करी हैं 2024 के पेपर में, ऐसे बहुत से छात्र हैं जो आखिरी अटेम्प्ट दे रहे थे 2024 में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आप संवैधानिक बॉडी हैं और आप फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपको उन छात्रों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए जो आपकी वजह से, जिनका अटेम्प्ट खराब हुआ है। ऐसे बहुत से सपने थे, ऐसे बहुत से छात्र थे जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, उन्होंने कहा था इस बार तो हम एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। आपने 3 क्वेश्चन वहां से हटा दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाके आपने कुछ क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन दिया। तो 10 से 12 नंबर अगर एक छात्र के जा रहे हैं, जहां पे 0.1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन छात्रों को एक मौका दिया जाना चाहिए इन टर्म ऑफ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। दूसरा विकल्प ये कि जब भी अब से आप परीक्षा करवाएं तो उसकी आंसर की आप एग्जाम के 1 हफ्ते के अंदर रिलीज करें, और एक विंडो होनी चाहिए जहां पे जो छात्र हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात सुनी जाए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, और फिर उसके बाद आप पेपर को इवैल्यूएट करिए जिससे कि सही पैमाने पे छात्र को आंका जाए। यूपीएससी एजुकेटर कुमार सर्वेश बताते हैं कि आंसर की में हर एक जवाब के लिए यूपीएससी को एक्सप्लेन करके बात अपनी कहनी चाहिए, लेकिन पहले भी ऐसी कई आपत्ति लगाई गई और सिर्फ लीपापोती ही देखने को मिली है, और वही हाल इस बार भी है। मुझे ऐसा लगता है, और अब तक के हमारे अपने अनुभव जो हैं, वे अनुभव ये बतलाते हैं कि 24 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का चैप्टर जो है वो अब लगभग क्लोज है। ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं होने जा रहा है, ये व्यावहारिक अनुभव हमें दर्शाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसी लड़ाइयां अपने दौर में लड़ी है। हम लोगों में से भी कई लोगों को सफर करना पड़ा है उस फेज में, और जेन्युइन रीजन रहे हैं नहीं, लेकिन अल्टीमेटली लिपापोती से अधिक कुछ नहीं होता। और मुझे यह लगता है, मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच अगर अपनाऊं, तो मुझे यह लगता है कि इन गलतियों से फर्दर हम सीख लें और आगे इस तरह की सतर्कता बढ़ती जाए, ताकि दोबारा से ऐसी चीजें रिपीट ना हो। ये तो बात हुई एस्पिरेंट्स के आरोप और उन पर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं उस बारे में। अब बारी थी उस संस्था से सवाल पूछने की जो सवालों के घेरे में है, माने यूपीएससी से। इस मामले पर हमने आयोग का पक्ष जानने के लिए उन्हें एक मेल लिखा, हमने उन्हें रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। इस खबर के लिए सारी जानकारी जुटाई हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते द ललन टॉप। शुक्रिया।